अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? दिस इज योर टीचर राजा मोहम्मद अली महर इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हैं वो कुछ 9th से रिलेटेड है और कुछ क्लास 10th से रिलेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह अब हम क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास इंटर की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। 9th मैट्रिक को डिस्कस हम नहीं करेंगे। चलो टाइम वेस्ट किए बगैर आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है द स्कोप ऑफ फिजिक्स, उनकी एप्लीकेशंस और उनकी जो फिजिक्स की जहां जहां पर हम फिजिक्स को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उनके बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो एंड तक देखें। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के हवाले से। इंशाल्लाह इसके बाद में क्लास इंटर का जो पहला चैप्टर होगा हीट, उसको भी मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी डिस्कस द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है फिजिक्स का और दूसरा यहां पर एक टर्म आ रहा है स्कोप का। द स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब स्कोप जो हम कहते हैं, स्कोप का मतलब होता है डोमेन, या हम इसे कहते हैं रेंजेस ऑफ फिजिक्स। रेंजेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की रेंजेस। अब रेंज की अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो हमें यह मालूम होता है कि जो फिजिक्स है उसकी रेंजेस कैसे, किस तरह से हम इसको डिस्कस करें। तो यूं समझ लीजिए कि अगर हम एक एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में हम बात करते हैं, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल को लेकर अब इस यूनिवर्स में जितने सारे प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं रेंजेस आर डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। जी हां, इनकी स्टडी भी हम फिजिक्स में ही करते हैं। और आप लोगों को जैसे मालूम है फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिकोस। फिजिक्स का जो हम वर्ड लेते हैं वो हम ग्रीक लैंग्वेज फिजिकोस से लेते हैं, और फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, द स्टडी अबाउट नेचर। अब नेचर टर्म आ गया तो नेचर में सब कुछ मौजूद है। क्या क्या मौजूद है नेचर में? इस यूनिवर्स में जो भी चीज स्मॉल एटम से लेकर एक जियंट गैलेक्सी के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं स्टडी ऑफ फिजिक्स। जी हां, इन सब चीजों की स्टडी को ही हम नाम देते हैं फिजिक्स का। ओके, स्कोप ऑफ फिजिक्स और डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स को पहले हम डिस्कस करेंगे। अब फिजिक्स की डेफिनेशन, आप लोग मेरा पहला जो लेक्चर अपलोडेड है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसमें मैंने इस टर्म को डिटेल में डिफाइन किया हुआ है। मैं वर्बली आप लोगों को सिर्फ ये बताता चलूं कि जो टर्म फिजिक्स है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। द वर्ड फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिकास व्हिच मींस नेचर। अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हमारी यूनिवर्स में एक मैटर और दूसरा एनर्जी के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। अब मैटर और एनर्जी के बिटवीन जो इंटरेक्शन होती है, रिलेशन जो होता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन देम। मैटर और एनर्जी के बीच में जो इंटरेक्शन होती है
उनकी स्टडी को नाम देते हैं हम फिजिक्स का। अब यह तो मैंने आप लोगों को एक वर्बली बात कही, और ये आप लिख भी सकते हैं। तो डेफिनेशंस आप कुछ भी ले ले, कुछ भी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स में या कुछ नोट्स में इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी लेते हैं, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो मेजरमेंट किस चीजों की हम करते हैं? हर एक चीज की मेजरमेंट करते हैं। स्मॉल एटम से लेकर एक जिएंट गैलेक्सी की हम मेजरमेंट करते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं कि एक एटम का जो न्यूक्लियस है, अब एटम खुद एक बारीक सा जर्रा है जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन मौजूद है। यह तो हमें मालूम है, एटम से ही हम बने हैं। ये पूरी यूनिवर्स एटम से ही बनी हुई है ना। तो अगर हम इस एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं तो इसका जो एटम का न्यूक्लियस है ये इतना बड़ा तो नहीं होगा। इसकी जो साइज होती है वो इंतहाई छोटी होती है, जिसको हम मेजर करते हैं फर्मीज में। जी हाँ, एफ इसका अर्थ है फर्मी। और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 to the power minus 15 मीटर। 10 to the power minus 15 मीटर। अब इसकी जो साइज होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो इंतहाई कम होगी, जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसमें हमने एक टर्म यूज किया हुआ है -15 मीटर का। ये देखो, जिसकी जो लेंथ हो गई वो इंतहाई कम हो गई। और इससे बड़ी हम लेंथ्स भी मेजर करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि भाई मैं अपने घर से कॉलेज तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, अब वो जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा वो -15 में तो नहीं होगा। वो जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा वो डेफिनेटली किलोमीटर्स और माइल्स में हम मेजर करते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये लेंथ फर्मी किस चीज का हम यूनिट लेते हैं? लेंथ का। इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। और अगर हम मासेस की ही बात कर लें तो मासेस भी हमें बहुत कम से कम भी मिलते हैं और बहुत बड़े से बड़े मासेस भी हमें मिल जाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूं किसी भी मास की, तो अगर मैं छोटे से छोटे मास की बात करूंगा, से सपोज मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं या मास ऑफ प्रोटॉन ले रहा हूं, तो इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का जो मास होगा वो इंतहाई कम होगा, जिसको हम नेग्लिजिबल अप्रोक्सीमेटली 0 लेते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 जस्ट लेंगे, लेकिन उनका मास तो होगा। कितना मास होगा? यू नो वेरी वेल, 9.11 इंटू 10 to the power -31 किलोग्राम्स। और मास ऑफ प्रोटॉन जो हम लेते हैं 1.6 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। नियर अबाउट इतना ही मास हम लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये तो एक बहुत कम वैल्यू हो गया ना, माइनस में आ रहे हैं इसके आंसर्स। अगर मैं किसी बड़ा मास ले लूं, से सपोज मैं अपनी जमीन के बारे में बात करूं, तो अब हमारी जमीन का जो मास होगा वो इनके जितना कम तो नहीं होगा। तो हमें पता है कि हमारी मास ऑफ अर्थ जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं 6 इंटू 10 to the power 24 किलोग्राम्स। जी हाँ, इतना हम मास लेते हैं, 6 इंटू 10 to the power 24 किलोग्राम्स। अब इसको हमने मेजर कैसे किया? डेफिनेटली आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को भी स्टडी किया हुआ है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूले को यूज करते हुए हम मास ऑफ अर्थ को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेडियस या लेंथ बात तो एक ही हो गई, ठीक, और ये मास वगैरह हो गया। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम में बहुत
कम से कम टाइम भी मिलेगा और बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं इस न्यूक्लियस से लाइट को पास करूं, समझ रहे हो, ये न्यूक्लियस जिसकी साइज एक फर्मी हम ले रहे हैं, जिसका रेडियस हम एक फर्मी में मेजर कर रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस से जो रोशनी गुजरेगी तो टाइम कितना लेगी? अभी आप सोचेंगे, डेफिनेटली टाइम बहुत कम से कम लेगी। और अगर मैं कहूं जमीन पर जो हमारे यहां रोशनी पहुंच रही है सूरज से लेकर जमीन तक, डेफिनेटली वो जो टाइम लेगी वो माइनस में तो टाइम नहीं लेगी। तो आप लोगों को पता है उसे टाइम अप्रोक्सीमेटली हम जो लेते हैं वो 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स लेते हैं। तो यहां पर हमें इसकी रेंजेस के बारे में भी पता चल गया और डेफिनेशन के भी बारे में भी हमें पता चल गया। ओके, अब अगर हम इसको और फिजिक्स की डेफिनेशन को समझ गए हैं तो अब हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम कहां कहां पर यूज करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, एप्लीकेशंस। अब इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो इंतहाई मजे की होती है। काफी बच्चों को इसकी एप्लीकेशंस के बारे में समझ में नहीं आती। एप्लीकेशंस, अब बच्चे इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशंस है वो कहां कहां यूज होती है। फिजिक्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सिर्फ फिजिक्स में यूज नहीं होती। अब इसकी एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में भी यूज होगी। डॉक्टर के पास चले जाए तो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप भी होगा, डॉक्टर के पास थर्मामीटर भी होगा, डॉक्टर के पास बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स उसके सामने होंगी। अब वो जो सारी एप्लीकेशंस हैं तो वो काम या किसके बेस पे होती हैं, वो एप्लीकेशंस कहलाती हैं फिजिक्स की। मतलब फिजिक्स मेडिकल साइंस में भी काम करेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम करेगी, फिजिक्स बायोलॉजी में भी काम करेगी, फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी में भी काम करेगी, फिजिक्स मेट्रोलॉजी में भी काम करेगी, फिजिक्स बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गया। मैं किस किस एप्लीकेशन को डिफाइन करूं तो आप लोगों ने हर एक चीज को डिटेल में, काफी बायोलॉजी में आपने इसकी ब्रांचेस को स्टडी की होगी ना, फिजिकल केमिस्ट्री, मेडिकल फिजिक्स जिसको हम बायोफिजिक्स के नाम से जानते हैं, बायोफिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स, और जैसे मैंने बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री, और इन सब चीजों में हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स, सही है ना। तो हम मैथमेटिक्स भी इनके साथ ही यूज करते हैं एप्लीकेशंस। ठीक, एप्लीकेशन के बाद अब हम बात करते हैं इसकी एक्साइटमेंट की, एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट की अगर हम बात करें तो मैं यूं कहूंगा कि हमें कुछ मजे की चीजें मिलती है। अब जैसे मेरे कमरे में एक बल्ब जल रहा है, जल तो बल्ब रहा है लेकिन उसकी रोशनी किस तरह से मेरे पे पड़ रही है, तो इसकी स्टडी कैसे हुई, किस चीजों से रिलेटेड है, तो हम इसकी स्टडी भी हम फिजिक्स में ही करते हैं। और बरसात के दौरान आप लोगों ने आसमान में रेनबो को बनते हुए देखा होगा, तो वो आसमान में जो डिफरेंट कलर का जो रेनबो होता है वो कैसे बनता है उसकी स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं। शाम के वक्त रेड कलर का आसमान आपको नजर आता होगा तो वो भी फिजिक्स में ही हम स्टडी करते हैं। या हम ऐसे कह दें कि एक छोटी सी आप नीडल ले लें, उस नीडल को आप डिप कर देंगे तो वो बिल्कुल वाटर में सिंक हो जाएगी, डिप हो जाएगी। और अगर आप एक टन्स का बना हुआ एक शिप ले लें तो वो शिप जो होगा वो पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको नजर आएगा। अभी यहां पर सवाल एक यह पैदा होता है कि जो छोटी चीज है वो सिंक हो रही है और जो मेड ऑफ टन्स
का शिप होता है वो जो है वो समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको नजर आता है। तो ये आप लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट हो गई। कैसे होगी इसके बारे में हमें सबसे पहले आर्किमिडीज ने क्लैरिफाई किया हुआ था। आर्किमिडीज ने हमें एक फार्मूला भी बताया हुआ था जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री जब हम इसकी पढ़ेंगे। एक्सेट्रा मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन है और इसकी एक्साइटमेंट्स हैं। अब हम इसकी फ्रंटियर और फील्ड्स की बारे में बात करें। फिजिक्स की फील्ड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि फिजिक्स की फील्ड्स कौन सी हैं, तो इसकी फील्ड्स भी बहुत सारी होती हैं। अगर हमें कुछ चीज डायरेक्टली आंसर नहीं देती तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ हासिल कर लेते हैं। मतलब डायरेक्टली हमें किसी चीज के बारे में हमें मालूम नहीं होता ना, तो हम मदद लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स भी हमें आंसर नहीं देती तो फिर हम थर्मोडायनामिक्स से हम मदद लेते हैं। अगर बिलफर्ज हमें थर्मोडायनामिक्स भी मदद नहीं करती तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से कुछ मदद ले लेते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हमें फायदा नहीं देती या उसका आंसर नहीं देती तो हम जो है तो क्वांटम मैकेनिक्स पर हम चले जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स उस क्वेश्चन का आंसर हमें दे देती है। मतलब ये जो है वो डिफरेंट फील्ड से फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स है। और इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं वो हम क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जो हिस्ट्री है वो 5 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। मतलब पहले हम एंशिएंट फिजिक्स की बात करते हैं तो एंशिएंट में हमने ग्रीक वालों को सुना होगा। उसके साथ साथ ग्रीक वालों के बाद जो है मतलब हमें जो फिजिक्स समझ में आई है ना, तो वो ऐसा समझो कि न्यूटन के आने के बाद ही हमें फिजिक्स समझ में आई, जब न्यूटन ने हमें लॉज ऑफ मोशंस के बारे में बताया। उससे पहले जो हमें फिजिक्स थी तो फिजिक्स ही, लेकिन हमें कोई वास्ट स्टडी के बारे में मालूम नहीं था। मतलब पहले हम एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं। एंशिएंट में कौन कौन से साइंटिस्ट आ गए, कौन कौन से कंट्रीज थी उस टाइम पे, तो उनकी हम स्टडी करते हैं एंशिएंट फिजिक्स में। और मतलब मैं लिख लूं यहां पर, पहला जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं एंशिएंट पीरियड। The history of physics is divided into 5 periods. Number first, ancient period. Number second one जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं मुस्लिम एरा, और मुस्लिम पीरियड। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी इसी पीरियड में ही मौजूद थे। इससे पहले जो पीरियड था वो था एंशिएंट पीरियड, उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट हुआ वो था मुस्लिम एरा और मुस्लिम पीरियड। ग्लोरियस ऑफ इस्लामिक एरा भी हम इसे कहते हैं। अब मुसलमानों ने भी तो कुछ टाइम हुकूमत की होगी ना, तो कितना टाइम हुकूमत की हुई थी? तकरीबन 900 साल तक उन्होंने हुकूमत की। हमें जो बुक्स में स्टडी या बुक से हमें जो मालूमात मिलती है वो लगभग इतना ही मिलता है कि 900 या 950 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की हुई है। और जो तीसरा पीरियड आता है जिसमें हमें फिजिक्स की मालूमात हुई, उस पीरियड का नाम था द अवेकनिंग पीरियड। जी हाँ, उस अवेकनिंग पीरियड में हमें फिजिक्स की मालूमात हुई, जिस पीरियड में हमें आइजैक न्यूटन मिला। उसके बाद जो अदर साइंटिस्ट थे, बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, फर्मी साइंटिस्ट था, नील बोर साइंटिस्ट था, या उसके साथ साथ रदरफोर्ड साइंटिस्ट था, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, आर्किमिडीज था। इन सब लोगों ने स्टडी जो फिजिक्स की हमें मालूमात मिली, उसलिए हमने इस पीरियड का नाम ही रखा हुआ है कि अवेकनिंग पीरियड।
तो फिजिक्स की हमें हिस्ट्री तब से मालूम हुई है, थर्ड पीरियड से। थर्ड वन जो पीरियड हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग न्यू अवेकनिंग या अवेकिंग पीरियड और अवेकिंग पीरियड बात एक ही है। क्लियर? अवेकिंग पीरियड और जो चौथा हम पीरियड स्टडी करते हैं वो था क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स यह था चौथा पीरियड क्लासिकल। थर्ड पीरियड के बाद चौथा क्लासिकल पीरियड था या क्लासिकल फिजिक्स था। और जो लास्ट वन हम बात करते हैं जिसमें हम भी मौजूद हैं उसे नाम देते हैं मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न फिजिक्स। अब ये जो पीरियड स्टार्ट हुआ है वो 1900 टू प्रेजेंट, जिसको हम इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स को। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो इनके बेस पर होगा, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पर ऊपर। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज कंफ्यूज कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।